अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं जो कि दर हकीकत पिछले ही उन्वान का तसलसल है। हमने इससे कबल पढ़ा कि किस तरीके से हम मेटल ओर की कंसंट्रेशन करते हैं, फिर उसमें से मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। लेकिन हमने एंड पे पढ़ा था कि मेटल जो एक्सट्रैक्शन से भी निकलता है वो भी 100% खालिस नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम उस मेटल को रिफाइन करते हैं। आज के उन्वान का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको कुछ नहम क्लास की यादें भी ताज़ा करवाते हैं। जी, तो अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम आते हैं आखिरी मरहले की तरफ जिसमें हम मेटल को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। तो जिस तरह हम इससे कबल पढ़ के आ चुके हैं कि मेटल को ओर में से निकालने के लिए हमें 3 मराहिल से गुजरना पड़ता है। पहले नंबर पे हमें उसकी कंसंट्रेशन करनी पड़ती है, दूसरे नंबर पे हमें उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, जबकि तीसरे नंबर पे अब हम पढ़ने लगे हैं उसको हम रिफाइन करते हैं। मैं थोड़ी सी गुज़िश्ता मालूमात जो है वो आपको एक दफ़ा फिर से बताना चाहता हूँ। आप याद कीजिए, हमने कॉपर पायराइड को इस्तेमाल किया, कंसंट्रेशन करके हमने कॉपर पायराइड उसमें से निकाल लिया, बाकी चीज़ों को ज़ाया कर दिया। कॉपर पायराइड के साथ रोस्टिंग की, फिर स्मेल्टिंग और उसके बाद बेसिमराइजेशन, और फिर हम कॉपर निकालने में कामयाब हो गए। कॉपर के ऊपर छोटे छोटे सुराख पैदा हो गए क्योंकि उसके अंदर हलशुदा गैसें जब बाहर निकली तो उसमें सुराख पैदा हो गए, और उसी कॉपर को हमने क्या नाम दे दिया, ब्लिस्टर कॉपर। वो ब्लिस्टर कॉपर 98% खालिस होता है, बाकी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, कुछ खामियां सी रह जाती हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए हम तीसरा अमल चलाने लगे हैं जिसका नाम है मेटल की रिफाइनिंग। अजीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा कि जो तरीका हम पढ़ने लगे हैं मेटल की रिफाइनिंग का, इस तरीके का नाम है, इस तरीके का एक ख़ास नाम है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यानी आप नाम पे गौर कीजिए, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इसलिए ये लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रोलिटिक। बच्चों, जो लफ्ज़ है इलेक्ट्रोलिटिक, ये लफ्ज़ निकाला गया है एक अमल से जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस किस नाम का एक अमल है, इसको आप नहम क्लास में बहुत तफसील के साथ पढ़कर आ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ऐसा अमल जिसमें किसी कंपाउंड को बिजली गुजार कर तोड़ा जाता है। तो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम किसी कंपाउंड को, किसी भी शय को रखते हैं फर्ज, लेकिन इसमें शर्त क्या है, शर्त यह है कि वो शय इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, वो कहते हैं कि सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट हर उस शय को, उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसके अंदर आयंस हों, और जब हम उसमें से करंट गुजारें तो उसमें से करंट गुजर जाए। तो इसमें भी हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे। हम एक ऐसा अमल चलाएंगे जिसके ज़रिए हम चीज़ों को तोड़ेंगे, और कैसे तोड़ेंगे ये भी हमने देखना है। इस पूरे अमल को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का नाम देते हैं, और कॉपर को इसके ज़रिए हम खालिस हालत में मुंतकिल कर लेते हैं। बच्चों, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जाहिर है आपको पता है कि उसके लिए हमें एक एपरेटस तैयार करना पड़ता है, हमें एक पूरा के पूरा अमल, पूरा एक एक्सपेरिमेंट, और आप कह लीजिए कि हम जब भी इसको करेंगे तो उसके लिए हमें एक डिज़ाइन जो है वो तैयार करना पड़ता है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस सारे सामान के अंदर सबसे पहले तो है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। बच्चों, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक का फायदा क्या है या उसका काम क्या है?
इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का काम है कि सारा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इसके अंदर होगा। सारा अमल जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस का पढ़ने जा रहे हैं वो इसके अंदर होगा। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट रखना है, और मैं अभी वजाहत करके आया हूं कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कि जिसके अंदर आयन्स होते हैं और इसमें से करंट गुजर जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिए बच्चों कि हम जो करने जा रहे हैं रिफाइनिंग, हम रिफाइनिंग किस मेटल की करने जा रहे हैं? इस रिफाइनिंग के अमल को हम चला रहे हैं कॉपर के लिए। तो याद रखें हमें इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के लिहाज से लेना पड़ेगा, और इस अमल में जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करेंगे वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को एक्वस सोल्यूशन नहीं, कॉपर सल्फेट को पिघला के उसको पिघली हुई हालत में हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, और ये वही कॉपर सल्फेट है जिसका फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आ चुके हैं CuSO4। उसको हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। और मैंने फिर आपको बता दूं कि यहां पे आप इसको पिघली हुई हालत में, कॉपर सल्फेट को पिघली हुई हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पिघली हुई हालत में नहीं भी इस्तेमाल करते, एक्वस सॉल्यूशन की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये काम हो जाता है। इसके अलावा हमें 2 इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ती है। बच्चों ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? हम क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड्स ऐसे एंड्स को या ऐसी तारों को या ऐसी शय को कहा जाता है जिसके जरिए हम करंट को सेल में दाखिल करते हैं और सेल से बाहर निकालते हैं। जाहिर है कि ये भी किसी अच्छे कंडक्टर के ही बने होने चाहिए। तो यहां पर हम 2 इलेक्ट्रोड जो इस्तेमाल करते हैं वो दोनों ही कॉपर के बने होते हैं। एक का नाम होता है एनोड और एक का नाम होता है कैथोड। तो इन 2 के जरिए हम करंट को गुजारेंगे, और ये दोनों ही हम कॉपर के इस्तेमाल करेंगे इस अमल में जिस अमल को हम पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों कॉपर, जो हम इन दोनों की जगहों पे कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें फर्क क्या है? एनोड में हम ना खालिस कॉपर इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसा कॉपर इस्तेमाल करेंगे जो ज्यादा खालिस नहीं है, उसको इस्तेमाल करेंगे। और कैथोड हम बिल्कुल खालिस या ज्यादा खालिस कॉपर इस्तेमाल करेंगे। इस बात को अभी से अपने दिमाग में बिठा लें, और मैं अभी जब प्रोसेस आपको अभी अमल समझाऊंगा तो मैं पूरी तफसील आपको दूंगा कि एक तरफ हमने ना खालिस और एक तरफ खालिस कॉपर हमने क्यों इस्तेमाल किया। लेकिन फिल वक्त इस चीज़ को लिख लीजिए कि एनोड हम ना खालिस कॉपर का इस्तेमाल करेंगे और कैथोड हम खालिस कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। यानी इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? ना खालिस का मतलब है कि उसमें कॉपर की मिकदार थोड़ी सी कम होगी, इम्प्योरिटीज़ भी उसके अंदर ज़्यादा होंगी। खालिस का मतलब है इसमें कॉपर ज़्यादा अमाउंट रखेगा, ज़्यादा मिकदार कॉपर की होगी और इम्प्योरिटीज़ बहुत थोड़ी सी होंगी। तो 2 इलेक्ट्रोड्स, और साथ ही साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ता है जिसके जरिए से बिजली हम इसके अंदर से या करंट को गुजारेंगे। और आम तौर पे हाई वोल्टेज सोर्स हम लगाते हैं क्योंकि हमें बहुत तेज करंट इसमें से गुजारना होता है। तो बच्चों ये है पूरा सामान, ये है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए एक पूरा सेटअप जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसको मैं सबसे पहले एक शक्ल बना के आपको दिखा देता हूं, फिर हम एक एक करके चीज देखते हैं कि असल में इसमें हो क्या रहा है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, मैं यहां पर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक दिखाता हूं। तो ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर ये हम इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर याद रखिएगा
कि हमने सोल्यूशन जो रखा हुआ है वो, यानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन है? कॉपर सल्फेट, जो दोनों हालतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, पिघली हुई हालत में भी और एक्वस सॉल्यूशन की हालत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, इस पूरे को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने क्या डालने हैं, क्या लटका देने हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स। तो अब वो इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं जरा देखिएगा। एक ये, आप इसको फर्ज कर लीजिए कि ये कौन है? एनोड। और एक क्या होगा? कैथोड। अब यहां पर बच्चे जब अपनी किताब में मौजूद शक्ल को देखेंगे तो वो कहेंगे सर आपने थोड़ी सी मुख्तलिफ डायग्राम, थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल बनाई है। जी अजीज तलबा, वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है? एनोड कैथोड का एक सेट यहां लगा दिया, दो यहां लगा दिए, दो यहां, उन्होंने ज्यादा चीजें आपको दिखा दी हैं। और ऐसा ही होता है कि एक ही बड़े से टैंक के अंदर हमने बहुत सारे एनोड और बहुत सारे कैथोड लगाए होते हैं। लेकिन चूंकि मेरा आज के लेक्चर में आपको इसके पीछे मौजूद साइंस समझाना मकसद है, इसलिए मैं सिर्फ एक एनोड और एक कैथोड के जरिए ही आपको समझाऊंगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है एनोड, और ये है हमारे पास कैथोड। और आपको भी पता है, नहम क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जो कैथोड होता है वो हमेशा मनफी चार्ज वाला होता है, और जो एनोड होता है उसके ऊपर हमेशा मस्बत चार्ज देखा गया है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अजीज तलबा याद रखिएगा कि कैथोड और एनोड के ये जो मैंने इनके ऊपर चार्जेस आपको बताए हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिहाज से बताए हैं कि उनमें एनोड जो है वो मस्बत और कैथोड मनफी होता है। आप नहम क्लास के अंदर एक और सेल पढ़कर आए हैं जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल के अंदर चार्ज जो होते हैं वो थोड़े से तब्दील हो जाते हैं, वो हमारा आज का मौजू नहीं है। बहरहाल ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें एनोड जो है वो हमेशा मस्बत यानी पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा मनफी यानी नेगेटिव होता है। और वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी लगानी पड़ेगी या कोई भी वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा, और उसको हम कुछ इस तरह से सर्किट की सूरत में दिखा देते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का सेटअप जो है वो आपको समझ लग जाना चाहिए कि इसमें हमने करना क्या है। तो ये जो कैथोड है ये खालिस कॉपर का होगा, और ये जो एनोड है बच्चों ये निस्बतन ना खालिस कॉपर का होगा। और मैंने यहाँ पे लफ्ज़ खुद ही जानबूझ के निस्बतन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ लग जाए कि इनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये कुछ निस्बतन थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी का कॉपर होता है। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, ये है एक डिज़ाइन, ये है एक पूरा सेटअप जो हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए लगाना पड़ता है। तो आप देखिए, कैथोड कॉपर का, खालिस कॉपर का, एनोड ना खालिस कॉपर का, और इलेक्ट्रोलाइट कौन है? कॉपर सल्फेट। अब यहां पर अमल कैसे चलेगा, मामलात आगे कैसे चलेंगे? याद रखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो, याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में 3 काम जरूर होते हैं। सबसे पहले, जैसे ही हम करंट गुजारते हैं आयन्स बनते हैं, ये पहला काम होगा।
अजीज तलबा व तालिबात, ये जो 3 काम मैं आपको बता रहा हूँ ये निचोड़ हैं इलेक्ट्रोलाइसिस नाम के अमल के। अगर आप ये 3 काम जो मैं बता रहा हूँ समझ लेते हैं, आप किसी की भी इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ लेंगे। आप ये कीजिए कि जब मैं आपको ये 3 अवामिल या 3 स्टेप कह लें या 3 जो हैं मरहले समझा रहा हूँ, तो आप अपने जहन में NaCl की मिसाल ले आइए। जब आप NaCl में से करंट गुजारेंगे तो सबसे पहला काम उसके क्या बनेंगे? आइंस। आइंस कैसे बनेंगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दूसरा काम क्या होता है अजीज तलबा व तालिबात? दूसरा काम ये होता है कि आइंस जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं, यही दूसरा काम होता है, या दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, अब आप सोचिए, अगर ये जो मैंने आपके सामने शक्ल बना रखी है, अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट ना हो, कॉपर सल्फेट की जगह कौन हो? NaCl, तो करंट गुजारने पर NaCl से क्या बनेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, Na पॉजिटिव क्या करेगा? चूंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ जाना शुरू कर देगा? कैथोड की तरफ। और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो किसके पास जाएगा? एनोड की तरफ। क्योंकि आपको पता है कि 2 मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस के दरमियान कशिश पैदा होती है, तो नेगेटिव वाले कैथोड की तरफ मस्बत आइंस जाएंगे और मस्बत चार्ज वाले एनोड की तरफ जो मनफी आइंस हैं वो चले जाएंगे। अब ये वहां जाके क्या करेंगे? ये वहां जाकर रिडॉक्स रिएक्शंस करेंगे। और बच्चों, आपने रिडॉक्स रिएक्शंस को बहुत तफसील से नहम क्लास में पढ़ लिया हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब होता है कि वहां जाके या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, खारिज कर देंगे, या इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेंगे, और वहां पर क्या होगा? अपने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। बस ये 3 बातें जहन में रखिएगा। ये 3 बातें जब आप जहन में रखेंगे तो आपको इस मामले की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो अजीज तलबा व तालिबात, जैसे ही हम यहाँ से करंट देते हैं और काफ़ी तेज़ मिकदार का, भारी मिकदार का करंट देते हैं, तो उससे क्या होता है? गौर से सुनिएगा। उससे क्या होता है? जो एनोड है जिस पे हमने ना खालिस कॉपर ले रखा है, एनोड के ऊपर एक अमल शुरू हो जाता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन नाम का एक अमल शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा, ये बात आप नहम क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, मैं इसको एक कानून के तौर पे आपको बता रहा हूं, इसको कानून के तौर पर ही अपने दिमाग में बिठा लें कि ऑक्सीडेशन जब भी होगी एनोड पर ही होगी। तो एनोड पर क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। अब एनोड किसका बना हुआ है? ना खालिस कॉपर का, मतलब इसके अंदर बाकी इम्प्योरिटीज़ भी हैं। अब वो इम्प्योरिटीज़ किस सूरत में हो सकती हैं? उसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड भी हो सकता है, उसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर भी हो सकता है, उसके अंदर आर्सेनिक हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो मिल चुकी हुई हैं। होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अमल होगा, और चूंकि ये कॉपर का बना हुआ था तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? खारिज कर देगा। तो जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा मस्बत 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है, और जब कॉपर के ऊपर मस्बत 2 चार्ज आता है, हम कहते हैं ये बन गया है क्यूप्रिक आइन। बच्चों, आप इसको सिर्फ कॉपर आइन भी लिख देंगे तो बात एक ही है, लेकिन चूंकि आप गुज़िश्ता ही लेक्चर याद कीजिए, मैंने बताया था कि कॉपर पे जब +1 आता है तो वो क्यूप्रस होता है, और कॉपर पे जब +2 आता है तो वो क्या होता है? क्यूप्रिक। तो इससे कॉपर आइन यानी क्यूप्रिक आइन बन जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये क्यूप्रिक आइन कहाँ जाएगा? तो जनाब होगा ये कि ये क्यूप्रिक आइन बन कहाँ से रहा है? आप देखें, ये क्या एनोड से बन रहा है, तो एनोड से बन के ये किसके अंदर जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर जाता रहेगा। अब सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। अच्छा जी, अब कॉपर सल्फेट में से जाहिर है जब करंट गुजारेंगे तो कॉपर सल्फेट भी तो टूटेगा ना। तो कॉपर सल्फेट जब टूटता है, हमें पता है कि उसकी जो आयोनाइजेशन होती है उसमें भी कॉपर के आइंस बनते हैं और सल्फेट के आइंस बनते हैं। अब ये जो कॉपर आइंस पहले से मौजूद हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये वाले,
ये जैसे ही हम करंट गुजारेंगे और चार्जेस आ जाएंगे कैथोड एनोड पे, तो ये वाले मस्बत चार्ज के आइंस जो हैं वो खुद ब खुद किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये वाले जो सोल्यूशन के अंदर हैं वो सोल्यूशन से निकल निकल के कैथोड पे जा रहे हैं, और ये जो कमी इसके अंदर वाकया हो रही है उस कमी को एनोड पूरा किया जा रहा है। तो एनोड कॉपर आइंस दिए जा रहा है, सोल्यूशन में जा रहे हैं, सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, और सोल्यूशन से निकल निकल के कहां जा रहे हैं, कैथोड पे। उससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर कैथोड पे क्या होगा, तो जनाब जरा गौर कीजिए कि कैथोड पर ना रिडक्शन शुरू हो जाएगी। कैसे, देखिए मैं समझाता हूं। कैथोड पे क्या शुरू हो जाएगी, रिडक्शन। अब कैथोड पे देखिए जा कौन रहा है, कैथोड पे जा रहा है कॉपर के आइंस, कहां से, सोल्यूशन से। सोल्यूशन में कहां से आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट के भी मौजूद थे और एनोड से भी आते जा रहे हैं। तो ये जो कॉपर के आइंस हैं जब ये एनोड पे पड़े होंगे ना, तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स खारिज हुए हैं कहां से, एनोड से, ये वाले, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से खारिज हुए हैं ना, ये आखिरकार इस कॉपर आइंस में जाके दाखिल हो जाएंगे और ये कॉपर को दोबारा से न्यूट्रल कर देंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये कौन सी कोई बड़ी बात है, कॉपर ने पहले इलेक्ट्रॉन खारिज किए फिर उसने हासिल कर लिए। ऐसा ही हुआ है, लेकिन आप देखें खारिज कहां पे कर रहा है, खारिज वो कर रहा है एनोड में जो कि ना खालिस कॉपर है, यानी बाकी सारी चीजें वहां टूट फूटना शुरू हो जाएंगी और कॉपर टूट टूट के सोल्यूशन में जाएगा और सोल्यूशन से कहां जाएगा, कैथोड, और कैथोड पे जाके उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को फिर से हासिल करके न्यूट्रल हो जाएगा। साबित हुआ कि जो कैथोड है उसका साइज बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर इकट्ठा होता जा रहा है, कॉपर इकट्ठा होता जा रहा है, और जो एनोड है वो टूट टूट के नीचे गिरता रहेगा और यहां पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए जब आप अपनी किताब में बनी हुई शक्ल देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब हमने अमल शुरू किया तब कॉपर का एनोड और कैथोड दोनों सही सलामत हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद चूंकि कॉपर एनोड से निकल निकल के कहां जाता रहा, कैथोड में, उसमें इंप्योरिटीज जो थी वो कॉपर के निकलने की वजह से टूट टूट के नीचे इकट्ठी होती रही, और ये जो नीचे एक मैस इकट्ठा हो गया है इसको कहा जाता है एनोड मड। तो बच्चों ये है एनोड मड। ये क्या होगा, एनोड सुकड़ता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा क्योंकि वो टूट टूट के नीचे गिर रहा है और उसमें से सारा कॉपर निकल निकल के कहां जाता जा रहा है, कैथोड पे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पहले ही वहां खालिस कॉपर था, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो भी इस कॉपर से इकट्ठे होने की वजह से कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जब ये अमल रुक जाएगा, सारा के सारा एनोड टूट टूट के नीचे गिर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस कैथोड को यहां से निकाल लेंगे और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कैथोड जो है वो हम यहां से पैदा कर लेंगे। तो बच्चों ये था वो अमल जिसके जरिए हमने कॉपर को रिफाइन कर लिया। आप यूं समझिए कि हमें ब्लिस्टर कॉपर मिला और हमने ब्लिस्टर कॉपर से उसकी रिफाइनिंग करनी शुरू कर दी। इस तरह हम मेटल को क्या कर लेते हैं, रिफाइन, और इस पूरे अमल को में चूंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इस पूरे अमल को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का नाम दिया जाता है। इसके साथ ही हमारे इस बाब का पहला हिस्सा जो है मुकम्मल हुआ। हम क्या करेंगे अभी इस लेक्चर के एंड में, अब हम इस पूरे हिस्से को एक जगह पर इकट्ठा करके कुछ नताइज निकालेंगे। तो देखते हैं हमने क्या किया जब हम मेटलर्जी कर रहे थे। देखिए ये हमें मिला क्रश्ड ओर। अच्छा, अब ये क्रश्ड ओर हमें कहां से मिला, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम जमीन की खुदाई करते हैं। तो जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो उसमें से निकल आता है ओर्स। उन बड़े बड़े टुकड़ों को हम तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रश्ड ओर। अब ये क्रश्ड ओर मिल गया तो पहला काम याद कीजिए, पहला काम हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन का। तो इसको जैसे ही हम कंसंट्रेशन नाम के अमल में से गुजारेंगे,
क्रश्ड ओर में को कंसंट्रेशन नाम के अमल से गुजारेंगे तो उससे क्या होगा, जो ओर बनेगा उसका नाम है कंसंट्रेटेड ओर। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि यहां पे जो अमल चलेगा उस अमल का नाम है कंसंट्रेशन, और ये सारा तबई अमल है। और इसमें हम जो अमल चलाते हैं, आपके कोर्स में हमने 3 पढ़े थे, एक का नाम था ग्रेविटी सेपरेशन, एक का नाम था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और एक का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिससे हमने तबई तौर पे जुड़ी हुई बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल दिया था। और याद रखिएगा, जो बाहर चीजें निकल गई थी, आप याद करें कि हमने उन तमाम चीजों को गैंग का नाम दिया था। तो जब कंसंट्रेशन हो जाती है तो इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी अशिया हम निकाल देते हैं, बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज निकाल देते हैं। हमारे पास मेटल का जो ओर है वो साफ सुथरी खालिस हालत में हमारे सामने आ जाता है। फिर हम उसको दूसरे मरहले में लेके जाते हैं, जिस मरहले का नाम है एक्सट्रैक्शन। और एक्सट्रैक्शन किसकी करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर की। और जैसे ही हम उसकी एक्सट्रैक्शन में डालते हैं तो पहला अमल जो हम करते हैं उसका नाम है रोस्टिंग। तो पहला अमल हम चलाएंगे रोस्टिंग। अच्छा जी, रोस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, रोस्टिंग में हमने पढ़ा था कि हम उसको इतना ज्यादा गर्म करेंगे, बुलंद टेम्परेचर पे इतना ज्यादा गर्म करेंगे कि वो पिघल जाएगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा, और उसमें से बेतहाशा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। अच्छा जी, रोस्टिंग के बाद वही कंसंट्रेटेड ओर रोस्टिंग के अमल से गुजरने के बाद बन जाता है रोस्टेड ओर। और रोस्टेड ओर के साथ फिर हम एक अमल चलाते हैं और उस अमल का नाम है स्मेल्टिंग। तो अगला जो अमल है उस अमल का नाम है स्मेल्टिंग। अच्छा, स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, उसको मजीद गर्म करते हैं, और मजीद गर्म करने के साथ साथ उसमें कोक और सैंड फ्लक्स जो है वो डाल देते हैं। अच्छा, सैंड फ्लक्स डालने से क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सैंड फ्लक्स डालने की वजह से कुछ चीजें बाहर निकल आती हैं, और उन चीजों को हमने नाम दिया था स्लैग। स्लैग बाहर निकल जाता है और मेटे बनता है, और मेटे आगे चला जाता है। तो ये मेटे जब आगे 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 निकलता है, हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उस ओर को नाम दे देते हैं स्मेल्टेड ओर। तो असल में मेटे ही स्मेल्टेड ओर है। उसको हम गुजारते हैं अगले अमल से, जिसका नाम है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन में अलहदा से लिखने की बजाय किताब ने क्या किया है, क्योंकि स्मेल्टेड ओर के साथ स्मेल्टिंग ही करनी होती है हमने, बेसिमराइजेशन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मशीन तब्दील हो जाती है, तो बेसिमराइजेशन का नाम दे देते हैं। असल चीज़ तो स्मेल्टिंग ही हो रही होती है, और उसके नतीजे में बनता है ब्लिस्टर कॉपर। और हम पढ़कर आए थे अजीज़ तलबा व तालिबात के ब्लिस्टर कॉपर 98% खालिस होता है। इससे पहले जो स्लैग निकलता है हमने पढ़ा था कि वो कैल्शियम सिलिकेट होता है। स्मेल्टेड ओर की बेसिमराइजेशन करके फिर उसमें से स्लैग निकल जाता है। तो मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा कि स्लैग निकल जाता है, और उस मेटे को गर्म करके हम ब्लिस्टर कॉपर बनाते हैं। और ब्लिस्टर कॉपर के साथ ये सारा काम जब हम करते हैं तो वो खालिस कॉपर के अंदर तब्दील हो जाता है। ये जो काम हमने किया है, इस काम का नाम क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है कि इस काम का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, या आप सिर्फ रिफाइनिंग भी इसको कह सकते हैं। और इसमें हमने खालिस कॉपर बना लिया, और खालिस कॉपर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 99.9% क्या होता है, खालिस होता है। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉपर यहाँ से पैदा हो जाता है, जिसको हम बाद में दीगर चीज़ों के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, ये निचोड़ है आपके इस बाब नंबर 16 के पहले हिस्से का, जिसमें हमने मेटल्स की इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर लिया है। जी, तो अजीज़ तलबा, ये था आज का टॉपिक, आज का उन्वान, जिसमें हमने पढ़ लिया कि मेटल को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के ज़रिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हम खालिस हालत में मुंतकिल कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।